नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो एज यू गाइज आर अवेयर कि हम लोग स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं जो कि पर्टिकुलरली यूपीएससी सीएससी 2020 के मेंस एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है। यानी कि आईएएस का जो 2020 का मेंस एग्जामिनेशन जो कि जनवरी में होने वाला है, उसके लिए हम ये कोर्स चला रहे हैं। कई सारी वीडियोस इसमें ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। यदि आप पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है स्टडी आईक्यू के द्वारा। उस प्लेलिस्ट को आप आसानी से यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। खैर, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इकोनॉमी के सेट 3 को कवर करने वाले हैं और सेट 3 में हमारा जो मेन डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ द बैंकिंग सेक्टर। सो बैंकिंग सेक्टर में जो भी चीज़ें हुई हैं इस पूरे एक साल में, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सिलेक्टिवली हम कवर करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर द अपकमिंग यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं कि कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। सो यदि आप स्टेट पीसीएस की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस या फिर इवन पंजाब पीसीएस, तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा बिकॉज उनमें भी काफ़ी हद तक पैटर्न सिमिलर रहता है यूपीएससी जैसा, और आपको करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट एक साल के पढ़ने ही पड़ते हैं। सो यहाँ पर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर मेरे पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ्स को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू इट विद इन 24 आवर्स। राइट, स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें एक प्रमुख कोर्स है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। ये उन बच्चों के लिए है जो आने वाले यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 2021 वाले या 2022 वाले या 2023 वाले प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा बिकॉज इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। राइट, ऑल राइट। सो इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग 4 टॉपिक्स। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हैं, 4 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो कि कवर किए जा रहे हैं। चारों ही टॉपिक्स आपके बैंकिंग सेक्टर के साथ संबंध रखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड देयर रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एनपीएस के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा टॉपिक रहता है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, एनपीएस का टॉपिक आई थिंक कोई भी साल ऐसा नहीं होता जिस साल एनपीएस के टॉपिक की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। स्पेशली मैं कहूँगा 2015 से, जब से इंडियन गवर्नमेंट ने एनपीएस को कैलकुलेट करना शुरू किया है प्रॉपरली और स्ट्रेस्ड एसेट्स की हमने जो प्रॉब्लम है उसको रिकग्नाइज करना शुरू किया है, एवर सिंस दैट डे वी हैव अंडरस्टूड कि स्ट्रेस्ड एसेट्स को बैंकिंग सेक्टर लाइटली नहीं ले सकता है। उसके बाद भी हमने ये भी देखा है मोर इम्पॉर्टेंटली कि यूपीएससी किस हिसाब से इसमें से सवाल पूछती आई है। राइट, इसमें क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं और मेंस में भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। अगर आपको ध्यान होगा, लॉकडाउन लगने के पहले की बात है, पंजाब महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक, जिसके ऊपर आरबीआई ने कुछ रेगुलेशंस टाइट कर दिए थे कि डिपॉजिटर्स अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं टिल सो एंड सो टाइमलाइन। इनफैक्ट अभी भी कुछ कुछ रेगुलेशंस चल रही हैं, कुछ कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। पीएमसी बैंक जब से चर्चा में आया तब से इमीडिएटली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स चर्चा में चल रहे हैं। ये क्या होते हैं, इनकी क्या महत्ता है, कौन इनको रेगुलेट करता है, क्या क्या चैलेंजेस ये फेस करते हैं। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। व्हाट आर दे, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ दीज पर्टिकुलर बैंक्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अगेन इस साल बजट में अनाउंसमेंट तो की गई थी और इनफैक्ट कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कंसोलिडेट कर भी दिया गया है। आज की डेट में अगर आप देखें सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कम होते होते अब कुल मिला के केवल 12 बच चुके हैं, और पहले काफ़ी ज़्यादा थे, एक टाइम पे 27 भी थे, उसके बाद 19 हुए, अब 12 हो रहे हैं। एंड अगर आप देखें व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, गवर्नमेंट ने फिर से एक बात चलाई है कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फिर से कंसोलिडेट कर सकते हैं, यानी कि और भी इनको कम कर सकते हैं। सो 12 से भी कम नंबर
हो सकता है। नाउ ये टॉपिक अगेन हर साल चर्चा में रहता है। इस साल क्योंकि बहुत बड़ा मर्जर हुआ है, इसको लेकर सवाल आ सकता है। हम बेसिकली बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की इसमें, कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू द मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से क्या फ़ायदे हैं और क्या चुनौतियां हैं जो कि यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड फाइनली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको लेकर मैं समझता हूँ क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर यूपीएससी सवाल अक्सर कम पूछती है, लेकिन जब भी पूछती है कोई ऐसा टॉपिक पूछा जाता है जो कि थोड़ा हटके रहता है, और यह है डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इस साल डिजिटल फाइनेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, एंड इसी के चलते जो डिजिटल फाइनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको लेकर मैं आपसे जो सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो एक रीसेंट रिपोर्ट है जो रिलीज़ की गई है, और उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताया गया है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिजिटल फाइनेंस इन इंडिया, एंड ऑल्सो बताया गया है कि व्हाट आर द वेरियस रिकमेंडेशंस कि क्या क्या चीज़ें इंडिया कर सकता है कि हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस डिजिटल फाइनेंस को बेसिकली कैशलेस इकोनॉमी की तरफ किस तरीके से मूव कर सकते हैं। सो ये सभी चीज़ें कवर की जाएंगी इन दीज 4 टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक नंबर 1, दैट इज़ स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड देयर रीस्ट्रक्चरिंग। आपने देखा होगा जस्ट अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, इंडिया में एक और बैंक सामने आया जो कि फेल हो चुका है, लक्ष्मी विलास बैंक, और इनफैक्ट इस बैंक को टेक ओवर कर लिया गया है बाय सिंगापुर बेस्ड बैंक। नाउ माना जा रहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक का जो फेलियर था इसको इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर फिर से वो चर्चा सामने आ चुकी है कि स्ट्रेस्ड एसेट्स भारत में काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इनको संभालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि हम अपने बैंकिंग सेक्टर को चलाना चाहते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेस्ड एसेट्स इन इंडिया आर बेसिकली क्लासिफाइड बाय आरबीआई इन वेरियस टर्म्स। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स हैं, एनपीएज हैं, लॉस एसेट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। सो इसमें आपको मालूम होगा ये कैटेगरीज होती हैं कि स्टार्टिंग में उनको एसएमएस कहा जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स कहा जाता है। कुछ समय बाद जब वो थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर होते हैं तो उनको एनपीओज कहा जाता है, और जब वो कंप्लीटली कंट्रोल लूज कर चुके होते हैं उस केस में उनको लॉस एसेट्स कहा जाता है। दिस इज़ बेसिकली बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, इसका लेना देना आपकी यूपीएससी की तैयारी से नहीं है। लेकिन बात केवल इतनी है कि स्ट्रेस्ड एसेट्स कई सारे कैटेगरीज के होते हैं, कई सारे श्रेणियों के होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसका कारण क्या है कि वाई इंडिया में इतने ज़्यादा भारी परसेंटेज में, भारी मात्रा में आपको स्ट्रेस्ड एसेट्स देखने को क्यों मिलते हैं? दिस इज़ समथिंग विच वी हैव टू डिस्कस। तो सबसे पहले तो देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको ध्यान क्या रखना है, आप उस क्वेश्चन को तोड़ दीजिए। आप जब रीजंस लिख रहे हैं, व्हेन यू आर राइटिंग द फैक्टर्स कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स फॉर सच हाई स्ट्रेस्ड एसेट्स, तो उसको ब्रेक डाउन कीजिए कि सबसे पहले बोरोअर साइड, उसके बाद बैंक साइड। 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। ठीक है, बैंक आपका पैसा देने वाला है, बोरोअर आपका पैसा लेने वाला है। तो लेने वाले में क्या दिक्कतें हैं और देने वाले में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। सो अगर आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं अपने आंसर को, तो बहुत ही आसानी से आप अपने पूरे के पूरे आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब बोरोवर साइड में क्या दिक्कत आती है? बोरोवर साइड में दिक्कत आती है कि जब डोमेस्टिक स्लोडाउन है, यानी कि डिमांड की कमी है, तो उसने पैसा बोरो तो कर लिया है, उसने अपने उद्योग में उसका निवेश भी कर दिया है, लेकिन जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, डोमेस्टिक स्लोडाउन है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन है, तो ऑब्वियसली उसका वहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, जिसके चलते वो अपने लोन को नहीं चुका पा रहा है। फिर विलफुल डिफ़ॉल्ट के केसेस भी आते हैं, हमने देखा है किस तरीके से किंगफिशर वाला केस हुआ, और ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे विलफुल डिफ़ॉल्ट हुआ है, जिसके चलते बोरोवर पैसा ले लेता है लेकिन विलफुली बोल देता है कि पैसा मैं नहीं लौटा सकता हूं बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। देन डाइवर्जन ऑफ फंड्स बाय बोरोवर्स फॉर पर्पसेस अदर देन मेंशन्ड इन लोन डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे कॉमन चीज़ है कि बोरोवर ने पैसा लिया ये बोलकर कि मैं इस पैसे से ये वाली मशीनरी खरीदने वाला हूं अपने उद्योग के लिए, लेकिन असल में काम वो कुछ और कर रहा है। ये आपके सामने केस है नीरव मोदी वाला, जो केस हुआ था वो ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसा ही केस हुआ था। डाइवर्जन ऑफ फंड्स किए गए थे, उसके बाद ही वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ठीक है, और उसके अलावा ये आपके 3 इश्यूज, चौथा इशू आपका बन गया, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज सामने आते हैं सच एज वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड द स्टोरेज इन अवेलेबिलिटी एंड द शॉर्टेज इन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर वगैरह वगैरह। सो कई बार जो बोरोवर साइड है वो ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो कॉटन की प्रोसेसिंग करती है, नाउ सडनली आज कॉटन का रेट बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। सो उसकी वजह से उसने जो लोन लिया हुआ है उसका वो फ़ायदा, उसका वो जो लोन का रकम है वो चुका नहीं पा रहा है।
सो इट कैन बी स्पेसिफिक इशूज़ ऑल्सो, लेकिन जो बड़े इशूज़ हैं वो ये पहले 3 हैं, जिसमें आपका डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, विलफुल डिफ़ॉल्ट हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण मैं कहूँगा डाइवर्जन ऑफ फंड्स। ये सबसे कॉमन कारण देखने को मिलता है आपको बोरोवर साइड की तरफ से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंक साइड की तरफ से, तो बैंक साइड की जो हेडिंग आती है उसमें क्या क्या है। लेंडिंग प्रैक्टिसेस काफ़ी पुअर हैं, यानी कि उनके ऊपर ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसका मतलब क्या है कि आप किसको लेंड कर रहे हैं, किस आधार पे लेंड कर रहे हैं, क्या उसकी क्रेडिट हिस्ट्री सही है या नहीं है, क्या उसने पहले लोन सही टाइम पे चुकाए हैं या नहीं चुकाए हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। अक्सर बैंक्स जो हैं वो जल्दबाजी में लेंडिंग करते हैं और बिना किसी इंडस्ट्री का बैकग्राउंड चेक किए बिना उसको लेंड कर देते हैं, और कई बार बैंक्स जो हैं वो सेक्टर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। सो बैंकों को ये नहीं मालूम होता कि आने वाला सेक्टर किस सेक्टर में अच्छी डिमांड होने वाली है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो जल्दबाजी में लोन्स देते रहते हैं। उनको इस चीज़ का लालच रहता है कि हम जितने लोन देंगे उतना हमारा बैंकिंग का इंडस्ट्री बढ़ता रहेगा। सो पुअर लेंडिंग प्रैक्टिसेस इज़ वेरी वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द बैंक स्टाफ। उसके बाद इनएडिक्वेट कैपेसिटी टू इवैल्यूएट प्रोजेक्ट्स एंड एब्सेंस ऑफ रेगुलर इंडस्ट्रियल विजिट्स। यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैंक का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक का काम क्या होता है कि वंस दे हैव गिवन ऑफ द लोन, उसके बाद उनको जाके उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना होता है। बैंक की तरफ से एक टीम जाती है चेक करने के लिए कि जो हमने पैसा दिया था क्या वो सही तरीके से लगा हुआ है या नहीं, कहीं वो पैसा कहीं और तो नहीं लगा हुआ है, ये सब करना। लेकिन ये सब वो कर नहीं रहे हैं। इट कुड बी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, इट कुड बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, इट कुड बी ड्यू टू एनीथिंग। लेकिन पॉइंट इसकी वो जाते नहीं हैं। अगर जाते भी हैं तो इतनी अच्छी क्षमता नहीं होती है प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने की, बिकॉज वो सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज नहीं रखते हैं। सो इन सब चीज़ों की वजह से हम काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक साइड में भी काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एंड ऑब्वियसली इसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं वो कई सारे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी देश में या पूरे देश या पूरे विश्व में कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ जाए, जैसे इस साल कोविड-19 आई, तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने अपने लोन्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं पे कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास पैसा ही अवेलेबल नहीं है, या फिर रिकवरी ट्रिब्यूनल्स इफेक्टिव नहीं है। सो इंडिया में फॉर एग्जांपल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे क्या है, केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन जो जजेस की संख्या काफ़ी कम है, हियरिंग्स काफ़ी कम होती हैं, जिसकी वजह से पैसा रिकवर नहीं हो पाता है। फ्रीक्वेंट चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बहुत तेज़ी से बदलाव करते रहते हैं, जिसके चलते इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी दिक्कत आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिंड्रेंसेस हैं इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आप बता सकते हैं कि किस तरीके से ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द हाई परसेंटेज ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। सो अगर आप अपने आंसर को इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं, बोरोवर साइड, बैंक साइड एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन दैट केस आपका आंसर बहुत ही देखने में बेहतरीन लगता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। नाउ स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट क्या है, तो देखिए स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट में 3 चीज़ों की बात करूंगा। सबसे पहले तो रिकग्नाइजिंग एनपीएस। सबसे पहला रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये आरबीआई ने किया है इनफैक्ट कि आरबीआई ने बैंकों को ये गाइडलाइंस दी हुई हैं कि अगर आपके बैंक में कोई एनपीए है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जी हाँ ये एनपीए है, ठीक है। नाउ ये करने का तरीका क्या है, एसेट क्वालिटी रिव्यूज़, कि आपने किस पर्टिकुलर एसेट को, यहाँ पे किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लोन दिया हुआ है। तो वहाँ पर जब तक आप एसेट क्वालिटी रिव्यू नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम कैसे पता चलेगा कि असल में यही एनपीए है, राइट। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बैंक्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू एक्वायर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर फ्रॉम द बोरोवर एंड रिपोर्ट इट टू सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आपको केवल पहला पॉइंट याद रखना है कि रिकग्निशन ऑफ एमपीएस को ज़्यादा बेहतर करने के लिए आरबीआई ने यहाँ पे एनफोर्स कर दिया है कि एसेट क्वालिटी रिव्यूज़ होने ज़रूरी हैं। उसके बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें इंटरफेरेंस की थी। ये 2017-18 की बात है, जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम रिकैपिटलाइजिंग करने वाले हैं, कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पे जिनको बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है उनको हम 2.11 लाख करोड़ का पैसा देने वाले हैं, सो दैट वो मार्केट से पैसा रेस कर सकें और वो जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं वो उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके बाद कई सारे स्टेप्स लिए हैं और ये इसमें आप ये वाला जो स्टेप है इसको एक में कर सकते हैं। इसको आप ऐसा कर लीजिए कि ये आपके पहले 2 स्टेप्स बन गए 1, 2, ये आपका बन गया स्टेप नंबर 3 और ये आपका बन गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 में जितने भी कानूनन लेवल पे स्टेप लिए गए हैं, जैसे कि हमने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को इनैक्ट कर दिया है, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड कर दिया है टू एम्पावर दी आरबीआई, एंड उसके बाद जो हमारा सरफाइसी एक्ट है
सिक्योरिटीज़ एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये जो यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो सीए से के स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा इस एक्ट के बारे में। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको केवल इतना ही मालूम होना चाहिए कि ऐसा एक एक्ट है जिसके चलते कई सारे ट्राइब्यूनल्स खड़े किए गए हैं। सरफाइसी एक्ट 2002, इसको भी इफेक्टिव करने के लिए इसमें भी एक संशोधन किया गया है। सो आपको तो केवल ये बताना है कि लेजिस्लेटिव स्टेप्स ये लिए गए हैं, ठीक है, आरबीआई के द्वारा स्टेप्स ये लिए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स ये लिए गए हैं, एंड फाइनली एक स्कीम शुरू की गई है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट सशक्त, ठीक है, सक्षत, प्रोजेक्ट सक्षत है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस थ्रू अ मार्केट लेड अप्रोच, ठीक है। सो ये आपको बतानी है 3-4 चीज़ें जो कि स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट है। इन केस आपको सवाल आता है ये बताना ही बताना है, इवन दो क्वेश्चन में आपसे भले पूछा ना गया हो। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, कम वर्ड्स में बताना है, तो केवल कुछ कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसेट क्वालिटी रिव्यूज़, रिकैपिटलाइजेशन बाय द गवर्नमेंट, उसके बाद सरफाइसी एक्ट में अमेंडमेंट, प्रोजेक्ट सक्षत, केवल 10-12 वर्ड्स में आप बता सकते हैं कि ये सब कदम गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। सो इस तरह से आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच करना है। आई होप इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इस साल इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, कोऑपरेटिव बैंक्स के टॉपिक को लेके, देखिए क्योंकि चीज़ चर्चा में है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा था कि शायद यूपीएससी बैंकिंग सेक्टर को लेके सवाल कम पूछती है, तो हो सकता है कि GS3 की जगह ये क्वेश्चन आपको GS1 में पूछा जाए, क्योंकि GS1 में इंडियन सोसाइटी में ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। खैर, बात करते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है। सो देखिए 14 months ऑन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिटर्स येट टू गेट आरबीआई रिलीफ ऑन विड्रॉल्स। आप देख सकते हैं नवंबर 23 की ये न्यूज़ है, और पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में कब से ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी तक भी जो डिपॉजिटर्स हैं उनको यहाँ पे रिलीफ नहीं मिली है। So recently RBI imposed restrictions on the withdrawals from the PMC, one of the largest urban cooperative lenders, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इतने सारे हैं, आपने कईयों के नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये बहुत सारे कस्टमर्स को केटर करते हैं और कई सारे अर्बन एरियाज़ में खुले हुए हैं। ऑब्वियसली रूरल एरियाज़ में तो खुले ही हुए हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में भी काफ़ी भारी मात्रा में खुले हुए हैं, जिसकी वजह से जब ये चीज़ सामने आई तो इमीडिएटली जो कोऑपरेटिव बैंक्स को लेके स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं और जो उनको लेके गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, ये एक बार फिर से फोकस में आ गए कि असल में यहाँ पे कामकाज किस तरीके से होता है, ये हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं एंड उसके बाद इनको रेगुलेट कौन करता है, इनके फ़ायदे क्या हैं, ये समझने बहुत ज़रूरी हैं। नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे आपके सामने HDFC बैंक है, आपके सामने ICICI बैंक है, या फिर आपके सामने SBI है, आपके सामने मान लीजिए कैनरा बैंक है, आपके सामने एक्सिस बैंक है, ये सभी क्या हैं, ये कमर्शियल बैंक्स हैं। इनको कमर्शियल बैंक का लाइसेंस दिया जाता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब भारत में इतने सारे कमर्शियल बैंक्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, तो वाई डिड कोऑपरेटिव बैंक्स को जन्म क्यों दिया गया, राइट। सो कोऑपरेटिव बैंक्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स वर बॉर्न आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ cooperative credit societies where members form from a community band together to extend loans to each other at favorable terms. So यहाँ पर इसमें हुआ क्या था कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ये कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, ऐसा मान लीजिए 10-15 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 10 से 15 मेंबर्स हैं जो एक साथ हैं, और यहाँ पे कुछ 10 से 15 मेंबर्स अलग से हैं, ठीक है, ये मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं। अब ये वाले जो 10 मेंबर्स हैं, इनके पास पैसा बहुत है, दे कैन गिव मनी, ठीक है, दे नीड मनी, ये 10 मेंबर्स दे नीड मनी। नाउ रादर देन कि ये डायरेक्टली इनको दें, बीच में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया गया जिसको कि हम नाम दे रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक का। ये कोऑपरेटिव बैंक ने करना क्या शुरू किया, इन्होंने इनसे पैसा लेना शुरू कर दिया, ठीक है, जो ये वाले लोग हैं इनसे पैसा लेना शुरू कर दिया और इनको पैसा देना शुरू कर दिया। बदले में कोऑपरेटिव बैंक इनको क्या देता है, इनको देता है सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और कई बार जो सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट होते हैं ये बहुत ही आकर्षक होते हैं। यानी कि अगर आपने आज की डेट में देखा होगा तो SBI, HDFC जैसे बैंक्स में आपको सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी बेहतर मिलता है। और बदले में इनको पैसा देना शुरू कर दिया लोन्स पे,
ठीक है। सो यहाँ से कोऑपरेटिव बैंक इन लोगों से पैसा कमाता है और ये पैसा कमा के कुछ हिस्सा ये सेविंग्स के रूप में, सेविंग्स इंटरेस्ट के रूप में इन लोगों को वापस दे देता है और बचा हुआ पैसा वो अपने पास एज प्रॉफिट रख लेता है। लेकिन इसको लेके काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी आपको फिलहाल इतना समझना होगा कि कोऑपरेटिव बैंक का बेसिक काम क्या है, कि वो एक तरीके से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की तरह काम करते हैं, जहां पे लोगों के बीच में पीयर टू पीयर लेंडिंग को वो फैसिलिटेट करवाते हैं। ठीक है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स क्या थी, ये बेसिकली दो श्रेणियों में है, अर्बन और रूरल। और इनफैक्ट रूरल में भी आप आगे जाके देखें या अर्बन में आगे जाके देखें तो उसमें भी कई सारी श्रेणियां बनी हुई हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। सो फॉर एग्जांपल रूरल में आगे कैटेगरीज बनी हुई हैं। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे हैं जो केवल और केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही पैसा लोन पे देते हैं, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम के लिए। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे हैं जो केवल और केवल लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा देते हैं। सो इसमें क्या है कि इसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं। अगर आप बात करते हैं मान लीजिए एसबीआई की, तो एसबीआई एक ऐसा बैंक है जो कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे पैसा देता है, राइट। लेकिन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थी, इनको रजिस्टर किया गया एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। किस एक्ट के तहत? जो तो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको तो आपको मालूम है, इनका तो एक्ट ये वाला है जिसका नाम हमने अभी लिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत इनको रजिस्टर किया जाता है। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको रजिस्टर किया जाता है एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। अगर तो मान लीजिए एक ही स्टेट के अंदर बनाया गया बैंक है और किसी स्टेट में नहीं है, फॉर एग्जांपल हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में एक बैंक है जो कि काम कर रहा है और कहीं पर भी नहीं है, तो वो हरियाणा का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट होगा उसके तहत उसको बनाया जाएगा। अगर मल्टीपल स्टेट्स के अंदर वो बैंक फंक्शन कर रहा है, जैसे आपके सामने पंजाब महाराष्ट्र बैंक है, सो इस केस में वो एक से अधिक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो एक्ट है, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, उसके तहत उसको रजिस्टर किया जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ यहाँ पर इसकी रेगुलेशन कैसे होती है? जो नॉर्मल बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, एचडीएफसी, एसबीआई वगैरह जैसे बैंक्स हैं, इनको तो रेगुलेट आरबीआई करता है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्पेशली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, इनको रेगुलेट करती हैं दो एजेंसीज। इसीलिए कहा जाता है दे आर अंडर डुअल रेगुलेशन। एक तो आपका आरबीआई है और दूसरा आपका रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जो कि अंडर द गवर्नमेंट है। ठीक है। सो एक तरफ आरबीआई, दूसरी तरफ आपकी सरकार, दोनों इनको रेगुलेट कर रही हैं, दैट इज़ द यूसीबीज। अब इनके फ़ायदे क्या क्या हैं? ऑब्वियसली जो मैंने आपको मॉडल समझाया कि एक तरह से लोग हैं और दूसरे तरफ के लोग हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन देने वाला ये बैंक है। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे बड़े सिंपल हैं। जो आपकी अर्बन क्लास है, ठीक है, जो आपकी अर्बन क्लास है, जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको यहाँ पर आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए हो सकती है, सो आप ये सोचेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन तो एग्जिस्टिंग बैंक से भी हो रही थी। जी नहीं, यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स का फ़ायदा क्या होता है, इनमें आपको लोकल फील मिलती है। लोकल फील यानी कि आपको लगता है कि हमारे जान पहचान के लोग हैं, यहाँ से हम लोन ले सकते हैं, अच्छी ब्याज दरें हमें मिल सकती हैं, जल्दी हमें लोन मिल सकता है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इन द केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है। आपके अपने मोहल्ले के आसपास का बैंक होगा, आपके अपने मोहल्ले के लोग वहाँ पे काम करते होंगे, तो आपको जो है लोन लेना काफ़ी आसान होता है और आपको भरोसा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। देन अच्छा, जो लोग डिपॉजिट करते हैं पैसा, उनको भी भरोसा बहुत होता है कि हाँ हम, अदरवाइज़ लोग क्या सोचते हैं, स्पेशली जो थोड़े नीचे वर्ग के लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं हम अपना पैसा अपने पास रखेंगे, बैंक में नहीं डालेंगे, कल को बैंक में दिक्कत आ सकती है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में वो भागकर अपना पैसा डालते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पर हमारा पैसा सेफ है। ठीक है। उसके बाद ये जो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात मैंने आपको बताई, सो आई टोल्ड यू कि दीज बैंक्स समटाइम्स ऑफर वेरी वेरी हाई सेविंग्स रेट एज कम्पेयर टू दी कमर्शियल बैंक्स। क्यों? क्योंकि इन बैंक्स के उतने खर्चे नहीं हैं, इन्होंने अपने एरिया में काम करना है। इनको ऐसा नहीं है कि एसबीआई की तरह देश भर में ब्रांचेस खोलनी है, देश भर में एटीएम्स खोलने हैं, इनके ऊपर ऐसा कोई भी बोझ नहीं है। इनको तो केवल एक छोटा सा काम करना है, वहीं की मार्केट को कैटर करना है, वहीं के लोगों को कैटर करना है। सो ये अपने इंटरेस्ट रेट्स और भी अट्रैक्टिव दे सकते हैं। और इनका लोकल नेचर की वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स वहाँ पे खुलते भी हैं, वो भी इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, वो भी उतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं जितना कि लोकल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जनरेट कर पाते हैं। अगेन ये क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे लोगों का भरोसा आता है।
जब भी बात पैसे की आती है तो ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है और यहाँ पर ये लोकल नेचर वाली बात इसके फेवर में काम करती है। सो दीज आर सर्टन सिग्निफिकेंसेज, सर्टन एडवांटेजेस जो कि आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफर करते हैं, राइट। लेकिन इसको लेके बहुत इश्यूज भी सामने आते हैं और इसी इश्यूज के चलते इसी हम कह सकते हैं इसी स्कैम के चलते, स्कैम नहीं कहना चाहिए, इसी प्रॉब्लम के चलते जो अभी हुआ पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में, इसके चलते ये इश्यूज फिर से एक बार सामने आ चुके हैं। इसमें क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो सच बैंक्स आर समटाइम्स हाईजैक्ड बाय वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था कि बैंकों की रेगुलेशन दो तरीके से होती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, एक तो आरबीआई है और दूसरा आरसीएस है जो कि सरकार के अंडर है ना। क्योंकि सरकार का यहाँ पे रोल आ गया तो कई बार जो नेता होते हैं, जो आसपास के लोकल नेता होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि इस इंसान को लोन दे दीजिए, ठीक है, वो कहते हैं कि इस इंसान का लोन पास कर दीजिए बिना कोई क्रेडिट हिस्ट्री चेक किए, ठीक है। वो नेता बोलेगा कि अपना ही बैंक है, कह के पास करवा लो, तो जिसकी वजह से ये दिक्कतें यहाँ पे फेस करनी बहुत कॉमन हो जाती हैं। सो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट इंटरफेयर करते हैं बैंकिंग कामकाज में, जो कि प्रॉब्लम बन सकता है, राइट। नाउ किसी नेता के कहने पे आपको एचडीएफसी लोन नहीं देगा, बिकॉज एचडीएफसी अपनी एक प्राइवेट कंपनी है, अपनी एक प्रॉपर बैंकिंग कंपनी है और वो अपने हिसाब से देखेगा कि क्या यहाँ पर ये इंसान की क्रेडिट हिस्ट्री सही है नहीं है, वो ऐसे नहीं करेगा। सो ये चीज़ आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में देखने को मिलती है, जो कि प्रॉब्लम है। सेकेंडली, आरबीआई सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इज नॉट एज स्ट्रिंजेंट एज दैट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ऑब्वियसली, क्योंकि आरबीआई के पास इतना काम है कि वो कमर्शियल बैंक्स को ही सुपरवाइज कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को वो सुपरवाइज नहीं कर पाती है। उसके बाद यूसीबीज ऑफन बोरो एंड लेंड अमंग देमसेल्व्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या है कि यूसीबीज क्या करते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपस में ही लेन देन करते रहते हैं अपनी दूसरी ब्रांचेस के साथ या फिर अपने दूसरे बैंक के साथ। फॉर एग्जांपल पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, उसके बाद मान लीजिए कोई पंजाब कोऑपरेटिव बैंक है अकेला, तो उन्होंने उनसे पैसा लिया और बोल दिया कि हम आपको इतने टाइम में लौटा देंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि क्योंकि ये बैंक्स की फाउंडेशन बहुत कमज़ोर होती है, इनके पास इतना कैश नहीं होता कि ये मान लीजिए कोई बड़ा झटका इनको आता है तो उस केस में ये सस्टेन कर जाएं। उस केस में क्या होता है कि अगर एक बैंक कोलैप्स करता है ना, तो साथ में किसी और बैंक को भी ले डूबता है। तो दे हैव अ वेरी स्मॉल कैपिटल बेस, और इसके सामने रीज़न बड़ा सिंपल है कि जो कैपिटल बेस रिक्वायर्ड है, जो आज की डेट में कानून है, उसके अनुसार एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोलने के लिए आपको मात्र 25 लाख रुपए चाहिए। वहीं अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो उसके लिए 100 करोड़ चाहिए। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कमर्शियल बैंक, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक कल को खोलना है तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी रकम आपको चाहिए। एक केवल स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए आपको 100 करोड़ चाहिए। सो यू कैन इमेजिन अगेन कि यूसीबीज, क्योंकि रेगुलेशंस इतनी वीक हैं, क्योंकि ये आपस में लेन देन करते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी वीक रहता है। एंड उसके बाद जो लोन पॉलिसी है वो भी क्लियर कट नहीं है। मैंने आपको बताया कि कोई लोकल नेता आके बोलेगा कि इसको लोन दे दो, तो उसको लोन देना पड़ता है। क्लियर कट लोन पॉलिसी नहीं है। अगर आप देखें जो बाकी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर भले प्राइवेट हो, फिर भले पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, उनके ऊपर आरबीआई की कड़ी नज़र है और बताया जाता है कि लोन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या आपको कोलैटरल लेना है, क्या आपको यहाँ पे बेसिकली क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन इस केस में गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से इनफैक्ट अगर आप देखें एक सिंगल बैंक के अंदर भी गाइडलाइंस क्लियर नहीं होती। यानी कि पीएमसी बैंक की जो ब्रांचेज हैं, जो उनकी ब्रांच 1 होगी और ब्रांच 2 होगी, उसमें हो सकता है कि क्लियर कट लोन पॉलिसी ही ना हो। सो ये चीज़ें ब्रांच टू ब्रांच भी वेरी करती हैं और बैंक टू बैंक भी वेरी करती हैं, जिसके चलते कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है और इसी नॉन यूनिफॉर्मिटी का फ़ायदा कई सारे लोग उठा लेते हैं। ये सब इश्यूज़ हैं, जब तक ये सब इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक हम अपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को सही से काम करता हुआ नहीं देख सकते हैं। अगर इनकेस आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आने के, आपको सजेशंस में कभी भी ये नहीं बोलना कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ऑल टुगेदर बंद कर दो। ये बिल्कुल बेकार सजेशन है, बिल्कुल भी काम का सजेशन नहीं है। आपको ये बताना है कि हमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो रेगुलेशन है ना, उसको बेहतर करना होगा, इनकी जो मॉनिटरिंग है ना, उसको और इम्प्रूव करना होगा, और इनकी जो लोन पॉलिसीज़ हैं इनको और ज़्यादा यूनिफॉर्म करना होगा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से इनको निकालना होगा, बचाना होगा। ये सब तरीके से आपको सजेशन देना है। अगर आप ये बोलते हैं कि इनको बंद कर दो, तो व्हाट अबाउट ऑल दीज पीपल
जिनको ये बैंक्स केटर कर रहे थे, लोअर मिडिल क्लास लोगों को ये केटर कर रहे थे, उनका क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो हमारा वित्तीय समावेश का जो हमारा सपना है उसका क्या होगा? सो ये सजेशन कभी भी नहीं देना कि बैंक्स को बंद कर दो या फिर बैंक्स को कम कर दो। बैंक्स को बढ़ाना है, यूसीबीज को बढ़ाना है, लेकिन उसको करने के तरीके सही होने चाहिए। इस तरीके से आपको अपने आंसर को अप्रोच करना है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा कट शॉर्ट करूंगा। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अमालगमेशन ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आप देख सकते हैं ये वाली खबर 1 अप्रैल की, मर्जर ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम टुडे। और यहाँ पर जो 6 मर्ज बैंक्स हैं और 6 इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 6 मर्ज एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, और 6 इंडिपेंडेंट में आईओबी, यूसीओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके फिलहाल जो 2017 में हमारे पास 27 थे, उसके बाद 18 रहे, एंड अब जो है इस मर्जर के बाद केवल 12 बैंक्स रह चुके हैं। तो 27 से कम होते होते अब हमारे पास जो बैंक्स हैं वो केवल 12 हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, फ़ायदे नुकसान की बात कर लेते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए फ़ायदे ऑब्वियसली आई थिंक आप काफ़ी आसानी से रिलेट कर पाएंगे। कॉस्ट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? बड़ा बैंक होगा तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होगी, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इसका जो है वो बढ़ जाएगा। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, आपने अपने रिस्क को बांट दिया है, तो रिस्क को बांट देंगे तो आपका जो रिस्क का ओवरऑल रिस्क है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऑफर बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑब्वियसली अगर कल को मान लीजिए भारत को एक 5 ट्रिलियन जीडीपी इकोनॉमी बनना है, उस केस में उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करना होगा। एक बड़ा बैंक होगा तो बड़ा प्रोजेक्ट के लिए लोन देना उसके लिए आसान होगा, लेकिन छोटे छोटे बैंकों को लोन देना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में जितने बड़े बैंक होंगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। मोर इंपॉर्टेंटली अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। अगेन, जितना बड़ा बैंक होगा उतना पैसा होगा, तो जितना ज़्यादा पैसा होगा तो अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी करना आसान होगा। वहीं अगर आप देखें छोटे छोटे बैंक्स हैं जहाँ पे जिनके पास आप कह सकते हैं कि टैलेंट नहीं है, ठीक है, जिनके पास कह सकते हैं पैसा नहीं है, तो उनको एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है, राइट। लेकिन जो बड़े बैंक्स हैं, आप सिंपल सी बात बताइए कि आज की डेट में इंडिया ने यूपीआई को शुरू किया। अब यूपीआई एक तरीके से टेक्नोलॉजी है, लेकिन यूपीआई को बेस्ट अडॉप्ट करने वाले कौन से बैंक्स हैं? आप खुद सोच के बताइए कि क्या केवल बड़े बड़े बैंक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। सो जितना ज़्यादा बड़ा बैंक होगा टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन उतना ही बेहतर होगा। मैंने आपको केवल एक साधारण एग्जांपल बताया है कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है। सो ये बड़ा डेटाबेस बना पाएंगे, ठीक है, बड़ा डेटाबेस बना पाएंगे तो बड़ा क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन बहुत बेटर कर सकते हैं। इट वुड लीड पीएसबीज टू बी इन अ पोजिशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय लेवरेजिंग एनालिटिक्स इन रैपिडली डिजिटाइजिंग बैंकिंग लैंडस्केप। दुनिया भर के बैंक्स डिजिटाइज कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? लेकिन वो करने के लिए हमें अपने बैंकों को बड़ा करना होगा। यही नहीं, अगर आप देखें कंसोलिडेशन की वजह से क्या होगा कि हम ऐसे बैंक्स खड़े कर पाएंगे जो कि ग्लोबल बैंक्स के साथ कंपेरेबल होंगे, उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे, and they are capable of competing effectively in India and globally enhancing their competitiveness. And obviously अगर आप देखें बड़ा बैंक होगा तो उसकी मॉनिटरिंग करनी आसान है, वहीं अगर छोटे छोटे कई सारे बैंक्स होंगे उनकी मॉनिटरिंग करनी मुश्किल है। सो कई सारे फ़ायदे हैं। इंटरनेशनल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, रेगुलेटरी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नाउ बट एट द सेम टाइम कुछ कुछ मुद्दे भी हैं। इंडिया नहीं, इनफैक्ट कुछ साल पहले की बात है, वी केम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टू बिग टू फेल। और ये चीज़ कब सामने आई थी? अगर आप देखें 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वैश्विक वित्तीय संकट जो हमने देखा, जीएफसी जिसको कहा जाता है, इसमें जो यूएसए के बड़े बड़े बैंक्स थे किस तरीके से वो कोलैप्स करें। जब बड़े बड़े बैंक्स होते हैं तो उनका जो कोलैप्स होता है उसकी वजह से आसपास की इकोनॉमी के कई सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं। व्हेन बिग बैंक्स books huge loss or crumbles, there will be a big jolt in the entire banking industry. Its repercussions will be felt everywhere. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक बैंक टूटा, अगर बड़ा बैंक होगा तो वो अपने साथ साथ कई सारी इंडस्ट्रीज को भी ले डूबेगा, एंड यहाँ पे रिकवरी ऑफ लोन्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। अब देखिए जो अलग अलग बैंक्स थे, जब आपने उनको मर्जर किया है तो हर बैंक के अपने अपने तरीके थे लोन रिकवर करने के, लेकिन जब आपने उनको मर्ज कर दिया है तो उसको एक ही तरीका फॉलो करना होगा। मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स रेजेस अ कंसिडरेबल रिस्क टू द रिकवरी प्रोसेस विच में डिफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। सो इसमें कई सारे एम्प्लॉयज़ ये बोल सकते हैं कि जी नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, वो बाकी बोलेंगे जी नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर उसको यूनिफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और इनफैक्ट ये वाली प्रॉब्लम्स आगे भी आती हैं।
बैंक्स हैव डिफरेंट सेटअप्स. सो फॉर एग्जांपल जब हम बैंक्स को मर्ज कर रहे हैं तो जो मैंने आपको उदाहरण बताया कि लोग आके बोलेंगे जी नहीं हमारे यहाँ तो एंट्री इस प्रकार होती थी, और वो कहें हमारे यहाँ तो एंट्री इस प्रकार होती थी, और बाकी फिर लोग कहें कि हमारे यहाँ तो मैनेजर ऐसे करता था, हमारे यहाँ तो मैनेजर ऐसे करता था. तो ये जो कल्चरल इश्यूज़ हैं, ये वाले भी कल्चरल इश्यूज़ भी सामने आ सकते हैं. It brings with it issues not only of cultural and managerial alterations but also financial conflicts that could affect lending as well as recovery. अब एक बैंक ये बोलता है कि जब हम किसी को पैसा लेंड करते हैं तो उस टाइम पे हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन दूसरा बैंक बोलता है कि जी नहीं हम तो कुछ और चीज़ें चेक करते हैं. ठीक है. सो इस टाइम पर जब आप बैंक्स को मर्जर करते हैं विदाउट ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म पॉलिसीज, उस केस में दिक्कतें आ सकती हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स माइट अराइज इन द एरियाज ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस टू. जो मैंने आपको बताया कि एंट्रीज किस प्रकार करनी है, लॉगिंग किस प्रकार करनी है, डेटा किस प्रकार मेंटेन करना है, स्टोर करना है, ये सब चीज़ें भी सामने आ सकती हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरली बेनिफिशियल, क्योंकि एक स्टडी सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि मर्जर केवल एक हद तक बेनिफिशियल है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि मर्जर की वजह से एक बड़ा नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है. सो इनफैक्ट अगर आप देखें इंडिया का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ये भी एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कि हमें केवल फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, हमें कुछ कुछ चीज़ों का नुकसान भी झेलना पड़ा है. सो दीज आर सम इशूज़ विच कैन कम विद बैंक कंसोलिडेशन. क्वेश्चन आने के चांसेस हैं भी, नहीं भी, आई कांट बी वेरी वेरी श्योर, लेकिन टॉपिक हर साल चर्चा में रहता है क्योंकि हम हर साल स्पेशली 2017 के बाद से हर साल हम कुछ ना कुछ मर्जर करते ही आए हैं. इस साल नंबर काफ़ी कम हो चुका है. वी हैव ब्रॉट डाउन द नंबर टू मेयरली 12. हो सकता है सवाल आ जाए, सवाल आएगा यही कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है. एज इट इज़ अगर आप लिख देंगे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं. दैट इज़ द टॉपिक ऑफ डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर. इसको लेके एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रॉबेबल है. प्लीज़ डोंट टेक दिस लाइटली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. इसको लेके एक रिपोर्ट आई है विच वॉज रिलीज बाय द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो BIS है. इन्होंने इंडिया के लिए को लेके स्पेसिफिक रिपोर्ट निकाली है, द डिज़ाइन ऑफ डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लेसन्स फ्रॉम इंडिया. ठीक है. इस रिपोर्ट में सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि स्टेटस क्या है डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया का. ठीक है. नाउ A study by RBI on assessment of the progress of digitization from cash to electronic has released the following data. So यहाँ पर अगर आप देखें जो सबसे पहले हमारी डिजिटल पेमेंट्स हैं इसमें 3-4 पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे. जो डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री है दे हैव विटनेस्ड अ CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 61% एंड 19% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू. ठीक है. 61% वॉल्यूम के टर्म्स में, 19% वैल्यू के टर्म्स में हमें CAGR देखने को मिला है डिजिटल पेमेंट्स के केस में ओवर द पास्ट 5 years, डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ स्टीप शिफ्ट टूवर्ड्स डिजिटल पेमेंट्स कि भारत में इसको लेकर रुचि काफ़ी बढ़ चुकी है. सेकेंडली 72% ऑफ इंडियाज कंज्यूमर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन कैश की आज भी भारत में 72% की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश में हो रही हैं विच इज़ डबल द रेट इन चाइना. ठीक है. सो इन चाइना में मात्र 36% ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, लेकिन भारत में आज भी 72% हो रही हैं. बट ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कितनी तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं. थर्डली ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डिमांड फॉर हाई वैल्यू डिनोमिनेटेड करेंसी हैज़ आउटपेस्ड लो वैल्यू डिनोमिनेटेड करेंसी. यानी कि लोग अपने पास 2000 के नोट 500 के नोट रखने में ज़्यादा खुश रहते हैं एज़ कम्पेयर टू 100 के नोट, 50 के नोट, 20 के नोट. इसका मतलब क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. यदि आपकी जेब में 2000 का नोट आपने रखा हुआ है, इसका मतलब कि आप उससे पेमेंट कम कर देंगे, आप उससे पेमेंट शायद नहीं करेंगे. राइट. 500 का नोट रखा हुआ है, पेमेंट नहीं करेंगे. 200, 100, 50 के नोट है तो उससे जल्दी पेमेंट कर देंगे. सो ये चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है. ये बताता है कि कैश इज़ इंक्रीजिंगली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड लेस फॉर मेकिंग पेमेंट्स. अगर आपके पास बड़े बड़े नोट्स हैं इसका मतलब कि आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, आप उससे पेमेंट नहीं करना चाहते हैं. और ये डेटा RBI के पास है कि लोग हाई वैल्यू की करेंसी है, हाई वैल्यू डिनोमिनेशन वाली करेंसी है, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है लोगों में. एंड नेक्स्ट कैश इन सर्कुलेशन. ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि डीमोनेटाइजेशन के पहले जो कैश इन सर्कुलेशन था वो 12.1% था, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद आज कैश इन सर्कुलेशन 11.2% ऑफ GDP है. इसका मतलब कि कैश इन सर्कुलेशन कम हुआ है. ठीक है. अगर जो कैश सामने आया भी है तो वो हाई वैल्यू डिनोमिनेशन वाला कैश सामने आया है, और साथ ही में जो डिजिटल पेमेंट्स का हमारा परसेंटेज है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ये भी आप देख सकते हैं इस CAGR वाले फिगर से.
सो दीज थिंग्स हैव कम आउट इन फ्रंट विच शो कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी इसका जो रुचि है वो बढ़ रही है। नाउ इसको लेके इश्यूज़ बहुत सारे हैं, हम इश्यूज़ की चर्चा नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि क्या क्या सिफारिशें हैं, क्या क्या सलाहें हैं जो दी गई हैं बाय अ कमिटी जिसको चेयर किया गया था बाय नंदन निलेकानी जी। इन्होंने एक कमेटी को चेयर किया था और इसमें इन्होंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर भारत में हम डिजिटल पेमेंट्स का जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो आप POS डिवाइसेस हैं, आपने देखा होगा जब दुकान पर जाते हैं आप तो एक कार्ड स्वाइप करने की मशीन होती है, उसको कहा जाता है POS डिवाइस। इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, ये बाहर से आती हैं, तो इन्होंने कहा था कि इसको यहाँ पे ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है। और IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो कि आपका बैंक आपको प्रोवाइड करता होगा, इसके ऊपर GST वेव ऑफ करना चाहिए सो दैट लोग IMPS को और जल्दी से अडॉप्ट करना शुरू कर दें। उसके बाद इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पेमेंट्स भी यहाँ पे डिजिटल माध्यम के थ्रू ही होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कोई विभाग है, पेमेंट कर रहा है गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, ठीक है, इवन DBT के लिए, सैलरीज के लिए, पेंशन्स के लिए, तो ये सभी चीज़ें डिजिटल मीन से होनी चाहिए। कई सारे स्टेट्स में, कई सारे डिपार्टमेंट्स में डिजिटल मीन्स के माध्यम से ही पेमेंट्स होती हैं, लेकिन कई सारे पिछड़े इलाकों में जहाँ पे गवर्नमेंट विभाग आज भी काम कर रहे हैं वहाँ पर पेमेंट्स आज भी कैश के माध्यम से ही हो रही हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करती है तो इसका मतलब लोग भी इसको और जल्दी अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। देन ही हैज़ ऑल्सो सेड कि यहाँ पे हमें PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एंड NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करना चाहिए सो दैट हम जो ट्रांजैक्शन फेलियर्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग अकाउंट या आधार डिटेल्स वो कम हो जाएं। सो वैलिडेशन सर्विसेज होनी चाहिए, इनका इस्तेमाल होना चाहिए जो कि PFMS और NPCI के द्वारा बनाए गए हैं ताकि जो रॉन्ग अकाउंट या आधार डिटेल्स की वजह से जो ट्रांजैक्शन फेलियर हो रहे हैं वो कम हो जाएं। तो अब देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि कल को आप कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं ऑनलाइन, अब किसी वजह से ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है, क्या आप दोबारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं होंगे। सो यहाँ पर जितने ज़्यादा केसेस ट्रांजैक्शन फेलियर के सामने आते हैं उतना बड़ा प्रॉब्लम बनता है उस इंसान को डिजिटल पेमेंट करवाने के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ें जितनी कम होंगी, जितने फेलियर्स कम होंगे, उस केस में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि जी हाँ, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि डिजिटल पेमेंट्स को लेकर सब कमिटीज़ बनाई जानी चाहिए, उप समितियाँ बनाई जानी चाहिए एट स्टेट लेवल टू मैप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड आइडेंटिफाई गैप्स, एंड RBI शुड डेवलप अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स टू कंपेयर डिफरेंट एरियाज़। कि हमें यहाँ पर मैपिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस आधार पे हम ये पता लगा सकें कि किस एरिया में कितना स्कोप है, किस एरिया में कितना हमें काम करना है, कि कहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से हम काम कर सकें। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि दी गई हैं फॉर द डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, एंड ये टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर सवाल आने के बहुत बहुत चांसेस बन सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और इस वीडियो के साथ हम बैंकिंग का पूरा जो हमारा सेक्टर है उसको भी यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।